आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एमपीपीएससी की है। और एमपीपीएससी में हम बात करने वाले हैं इस समय औद्योगिक संबंध पर। औद्योगिक संबंध पर देखिए, अगर आप यूजीसी नेट सोशल वर्क की तैयारी आप कर रहे हैं तो यूनिट नंबर 9 अगर आप देखेंगे, इस समय मैं यूजीसी नेट यूनिट नंबर 9 भी वहाँ पे कवर कर रहा हूँ, शाम को 7 से 8 है ना पीएम। तो आपको ये सिलेबस मिलेगा, वहाँ सिलेबस में आपको ये चीज़ें मिलेंगी औद्योगिक संबंध। तो अभी हम लोग देखेंगे औद्योगिक संबंध क्या है, फिर श्रम के बदलते परिप्रेक्ष्य यानी उसके जो श्रमिक लोग हैं, लेबर लोग हैं, उनके जो बदलता स्वरूप है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पर्सपेक्टिव है, वो क्या है, उस पर हम देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बदलते श्रम प्रबंधन का संबंध, है ना। फिर मैनेजमेंट के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे कि श्रम प्रबंधन में क्या भूमिका है। और फिर उसके बाद देखेंगे समझौता, फिर उसके बाद देखेंगे पंच निर्णयन, फिर मध्यस्थता, फिर सामूहिक सौदेबाजी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से एक प्रश्न तय है, पूछा जाएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं, ये बड़ा ही फेमस टॉपिक है ये। आपको बता दूं, लोअर एग्ज़ाम से लेकर अपर एग्ज़ाम तक में ये परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद श्रम संघ है, श्रम संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपसे इंडिया के श्रम संघ के बारे में बात करूंगा, जैसे हिंदू मजदूर है ना, एक संघ है 1955 का। इसी तरीके से और भी श्रम संघ है, उन सभी संघों पर हम लोग बातचीत करेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए भी ये पॉइंट। फिर उसके बाद प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो एक कंपनी है, उन्हीं कंपनी के आधार पर जो है इसके बारे में जिक्र किया गया है कि किस तरीके से 1975 से पहले और 1975 के बाद से भागीदारी श्रमिकों की रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। इसमें 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अधीन प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी के लिए योजना बनाई गई थी, तो भारत में एक शॉप लेवल काउंसलिंग था, एक इंटरप्राइजेस लेवल काउंसलिंग था, एक यूनिट लेवल काउंसलिंग था, एक जॉइंट लेवल काउंसलिंग था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षा में आ चुका है ना। तो हम लोग इसके बाद ये पढ़ेंगे और उसके बाद गुणवत्ता केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। गुणवत्ता केंद्र, मुझे उम्मीद है कि आप सबको मालूम होगा, 6 सिग्मा यूनिट नंबर 9 का ही पार्ट है। 6 सिग्मा आईएसओ है ना, इत्यादि इसी चीज़ें आती हैं इसी के अंतर्गत, जो गुणवत्ता केंद्र को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हम उनके बारे में फिर इसी यूनिट में देखेंगे। लगभग 2 दिन क्लासेस चल सकती है इस पॉइंट के अंतर्गत, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे, जहाँ वास्तविकता होती है वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। दोनों क्लासेस आप लोग ऑफ मत टाइम पर आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी कि एमपीपीएससी सोशोलॉजी, हालांकि मैं आप सबको पता भी है कि शाम को मैं कभी कभी जब लिंक आप लोग प्रोवाइड कर, जब रिलेट कराता है आपका टॉपिक, तब 7 to 8 वाला, तो वहाँ पे मैं यूजीसी नेट की क्लासेस सोशल वर्क में प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे ये देखिए सिलेबस आपका इस पॉइंट के अंतर्गत मेंशन किया गया है। पीडीएफ ज़रूर देख लिया करेंगे, पीडीएफ अगर आप देख लेंगे ना तो आपको आसानी हो जाएगी कि हमने ये चीज़ें इस पीडीएफ के अंतर्गत मेंशन किया है और वो भी आपका कवर हो गया। तो कुल टोटल 95 पेज की है ये पीडीएफ, और इसमें ये यहाँ से लेकर पूरे पॉइंट तक कवर किया गया है इसमें, है ना। क्लास समाप्त होने के बाद मैं आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर डाल दूंगा। चलिए, औद्योगिक संबंध के बारे में तो एक बार जरा बताइएगा, क्या आप देखिए, 2 संबंध होते हैं परीक्षा में। आपसे यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 2 संबंधों को लेकर प्रश्न बनते हैं। एक औद्योगिक संबंध होता है, तो एक कार्मिक संबंध होता है। क्या आपको पता है कार्मिक संबंध और औद्योगिक संबंध? अगर पता है तो आप बताइए, नहीं तो मैं तो आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये देखो थ्योरिकल क्लास है और ये समझ पर ही प्रश्न आप इसको जवाब दे पाएंगे प्रश्नों का एग्जाम में। तो पहले मैं कार्मिक संबंध बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको औद्योगिक संबंध यहाँ पे लिखा हुआ है इसको भी बताता हूँ। देखिए, जो कार्मिक संबंध होता है, ये बेसिकली इस संबंध का विकास या इस प्रबंधन का विकास, आप मैनेजमेंट भी कह सकते हो, कार्मिक मैनेजमेंट, कार्मिक प्रबंधन, है ना, या कार्मिक संबंध या कार्मिक रिलेशन, है ना। तो इसका विकास प्रबंधन की एक शाखा के रूप में हुआ है।
तो आप जब भी इस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो इसका मतलब है कि कार्मिक जब भी क्रियाएं रिप्रेजेंट हुआ तो वो प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में हुआ। किसके परिप्रेक्ष्य में हुआ? प्रबंधन। अब प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। देखो कोई काम अगर आप करोगे तो उसके लिए प्लानिंग का होना ज़रूरी है, मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है ना। एक सही तरीके से अगर बात किया जाए तो टोटली सब मिला जुला के सर्वांगीण विकास करने के लिए एक बाधा मुक्त वातावरण तैयार होना चाहिए। तो यही कहता है एक प्रकार से कि ये प्रबंधन है। तो प्रबंधन की एक शाखा के रूप में इसका विकास हुआ कार्मिक प्रबंध संबंध का। तो जिसे एक संतुष्टि कार्यबल प्रदान करता है, उपयोग करने और बनाए रखने के रूप में इसको परिभाषित किया गया। मैं ये बात कह सकता हूं कि कार्मिक प्रबंधन ऐसे कार्यों को संदर्भित करता है जिसमें मानव संसाधन, कार्मिक प्रबंधन कर्मचारी, संगठन, संस्था के सापेक्ष वो कार्य करता है जिसमें भर्ती, क्षतिपूर्ति, लाभ, नए कर्मचारी, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, मूल्यांकन, ये सारी क्रियाविधि कार्मिक संबंध में आ जाती है। तो कार्मिक संबंध से इसका मतलब आप समझ गए कि ये कहीं ना कहीं कोई अगर मान लीजिए कर्मचारी है, कोई श्रमिक है, उसको हानि हुई है तो उसको क्षतिपूर्ति करने के लिए मैनेजमेंट करता होगा। समझ गए होंगे आप। ये कार्मिक प्रबंधन में क्या करता है? नए नए कर्मचारियों की भर्ती करने के संबंध में काम करता होगा। कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से प्रशिक्षण देने का काम करता होगा, है कि नहीं? तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि कार्मिक जो प्रबंधन है ये एक प्रकार का मैनेजमेंट की शाखा है। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि ये जो कार्य करता है वो कर्मचारी, संगठन और संस्था के सापेक्ष कार्य करता है। कार्मिक प्रबंधन का कार्य मतलब मैनेजमेंट का कार्य यही होता है। अच्छा, अब ये कर्मचारी से था क्योंकि कार्मिक लिखा हुआ है, उनको क्षति अगर हुई है, हानि हुई है तो उसकी पूर्ति करेगा ये, उनको लाभ देगा, उनको पेंशन देगा, उनको प्रशिक्षण देगा, उनका मूल्यांकन करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि कार्मिक हुआ क्योंकि कर्मचारी से संबंधित था। लेकिन बात इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम बात करें औद्योगिक को लेकर, अब ये औद्योगिक जो संबंध है ये बहुविषयक कार्य का क्षेत्र है। ये क्या है? अब ये प्रश्न बनता है कि कौन से विषय, एकल विषयक आता है, बहुविषयक आता है, त्रिय विषयक आता है, मध्य विषयक आता है। तो ऑप्शन में औद्योगिक संबंध का जो कार्य है वो बहुविषयक है। अच्छा, बहुविषयक का मतलब होता है मल्टी सब्जेक्टिव बेस्ड। तो आप ये कह सकते हो कि इसका जो भी कार्य होगा कोई पर्टिकुलर एक क्रिया पर काम नहीं करेगा। तो औद्योगिक संबंध में तो संस्था का भी मैनेजमेंट करेगा, समझ रहे हो मेरी बात को ना, और संगठन का भी मैनेजमेंट करेगा क्योंकि मल्टी है, और साथ ही साथ कर्मचारियों के संबंध में भी बात करेगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बताओ? जी सर। हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि जो रोजगार संबंध का अध्ययन कर रहा हो उस परिप्रेक्ष्य में भी औद्योगिक संबंध का कार्य आ जाएगा। अब अच्छे औद्योगिक संबंध ना केवल उद्योग में अच्छा वातावरण बनाने में सहायक होता है, अब ये जरूरी नहीं है। देखो मेरा कहने का भाव है केवल कम है तो होना तो चाहिए, और होगा नहीं होगा तो फिर औद्योगिक संबंध नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब जैसे मैंने कहा कि कार्मिक संबंधन में कि भाई आपको एक अच्छा बैरियर फ्री का मतलब होता है कि बाधा मुक्त वातावरण होना चाहिए, एक स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, वहाँ पे लोगों का रहन सहन अच्छा होना चाहिए, अच्छी सोसाइटी होनी चाहिए, है ना। एक पॉजिटिव बिहेवियर प्रदर्शित हो उस समाज में या उस सोसाइटी में या उस समुदाय में, तब हम जाके औद्योगिक संबंध को कहीं मान सकते हैं कि भाई ये बहुत बेटर है, ऐसा होना चाहिए। जब आप ये बात कह रहे हो कि सर्वांगीण चीजों पर बात करेगा, रोजगार संबंध पर भी अध्ययन करेगा, कर्मचारी संबंध में ही नहीं कि केवल रोजगार वहीं पे प्रोवाइड कराएगा। बहुविषयक मैंने बोल दिया जब औद्योगिक संबंध में, तो इसका मतलब है कि रोजगार भी कराएगा ये और एक अच्छा वातावरण भी प्रोवाइड कराएगा, अपितु बल्कि उत्पादन बढ़ाने और औद्योगिक विकास में भी सहायक होगा। उत्पादन भी बढ़ाएगा ये,
और औद्योगिक विकास में भी सहायक होगा। तो इसे कहते हैं औद्योगिक संबंध, है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ा सा समझ लिए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक संगठन एक मानवीय संगठन है। इसके उद्देश्य जो है, उद्देश्यों की यानी लक्ष्य आप बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो। तो इसके जो है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक संगठन में कार्यरत सभी मानवीय समूह एक दूसरे से संबंधित हो और आपसी सहयोग से कार्य करें। तो औद्योगिक संबंध औद्योगिक अर्थव्यवस्था की देन मान ली जाएगी, यानी एक प्रकार से वो उसकी देन है ना। देखिए, बातें अलग अलग तरीके से हैं औद्योगिक संबंध में। औद्योगिक संबंध का अर्थ ही बेसिकली श्रमिक एवं प्रबंधक के मध्य संबंधों और श्रम संघों एवं नियोक्ता मतलब समझते हो, नियोक्ता एम्प्लॉय, नियोक्ता, एम्प्लॉयर। हाँ एम्प्लॉयर, हाँ बिल्कुल एम्प्लॉयर, नियोक्ता, ठीक है। अब नियोक्ता संगठन के मध्य संबंधों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो औद्योगिक संबंध का अर्थ बेसिकली जब भी आपसे प्रश्न बनेगा तो साधारणता देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि औद्योगिक संबंधों का अर्थ उन सभी प्रकार के संबंधों से है जो कि औद्योगिक वातावरण में विद्यमान होते हैं। औद्योगिक अर्थव्यवस्था ने समाज की नियोक्ता एवं श्रमिक वर्ग में विभाजित जो है कर दिया है। तो एक देखो, एक कंपनी है, आप सबको पता होगा, जिसे मान लीजिए कंपनी में गए या आप मान लीजिए यूनिवर्सिटी में हैं या आप मान लीजिए हॉस्पिटल में हैं, तो जिसका मतलब जो एम्प्लॉई है वो आप हैं, यानी एक प्रकार के श्रमिक हैं। जिसके यहाँ आप काम कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी में काम कर रहे हैं चाहे आप वो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नियोक्ता का परिप्रेक्ष्य या एम्प्लॉयर की भूमिका निभाता है कि नहीं। तो एम्प्लॉयर बेसिकली आप जिसे उसका मालिक कह लो, है ना, उस कंपनी का या उस संस्था का, उस संगठन का क्या कह लो, मालिक कह लो, उसको नियोक्ता कहेंगे, ठीक है। और श्रमिक तो आप है। तो इन दो वर्गों में क्या कर दिया, इसको विभाजित कर दिया। अच्छा, ये बातें औद्योगिक अर्थव्यवस्था ने समाज को किया है। इस तरीके की भूमिका जो है अगर आई भी है तो कहां से आई है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में। अब प्रश्न में अगर आपसे देखो सवाल जब बनता है नियोक्ता श्रमिकों से लेकर ना, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए औद्योगिक संबंध, ना कि कार्ल मार्क्स। क्योंकि मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में बताया है आप लोगों से कि भाई एक जगह मालिक होता है तो एक जगह श्रमिक होता है, एक जगह श्रमिक होता है। लेकिन औद्योगिक अर्थव्यवस्था में समाज को अगर किसी से डिवाइड हुआ तो औद्योगिक संबंध के अर्थों को समझने में हम इस बात को लगा सकते हैं कि एक नियोक्ता और श्रमिक वर्ग जो है वो विभाजित हुआ है। तो श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व श्रम संघ के द्वारा एवं नियोक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व प्रबंध वर्ग के द्वारा किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि ये जो श्रमिक हैं, जहां हम लोगों ने दो समाज में डिवाइड किया है, तो यह श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व मतलब एक प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करना या प्रतिक्रिया या प्रस्तुतिकरण करना, तो वो होगा कैसे, श्रम संघ के द्वारा होगा, या तो नियोक्ता के द्वारा होगा, या तो नियोक्ता के द्वारा होगा। इन्हीं के द्वारा प्रतिनिधित्व प्रबंध वर्ग के द्वारा किया जाता है श्रमिक वर्ग का निर्धारण या प्रस्तुतिकरण। तो अगर आपका निर्धारण अगर हुआ है तो या तो उस कंपनी के द्वारा हुआ, या तो उस कंपनी के जो मालिक है, जो नियोक्ता रहा होगा, उसके द्वारा आपका भूमिका आई। तो यानी आपकी और उस कंपनी के बीच का जो संबंध है, उन्हीं प्रक्रिया को ही हम लोग औद्योगिक संबंध के रूप में समझेंगे। श्रमिक और मालिक के बीच की प्रक्रिया के बीच में जो प्रतिक्रियाएं रिप्रेजेंट हो रही हैं, उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे इस औद्योगिक संबंध में। बात इतनी समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बताओ एक बार प्लीज बताइए। जी सर। हाँ, इसका मतलब यही है कि औद्योगिक संबंध के माध्यम से हम श्रमिक और नियोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाएगी, ताकि दोनों के मध्य उत्पन्न जो विवाद होते हैं उन विवादों का समाधान हो सके, है कि नहीं, ताकि उसका समाधान हो सके।
और अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति भी हो सके। और इन दोनों के बीच में आप पढ़ेंगे इसी पॉइंट के अंतर्गत कलेक्टिव बार्गिंग यानी सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से हड़ताल, तालाबंदी, घेराव इत्यादि को रोका भी जाता है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ यूजीसी के ग्रुप में भी मैंने आज ये लिंक दिया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के साथ ज्वाइन भी होंगे। तो औद्योगिक संबंध क्या है, इसका मतलब यह है, आप परिभाषा के रूप में अगर जब हम डिफाइन करेंगे, एक मिनट, तो कहने का मतलब यह है कि औद्योगिक संबंध संगठनात्मक सेटिंग के भीतर यानी रणनीति के भीतर कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच का जो संबंध होगा उसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, औद्योगिक संबंध का क्षेत्र प्रबंधन और श्रमिकों, संघ के प्रतिनिधित्व वाले श्रमिकों के बीच, समूहों के बीच संबंध को देखता है। औद्योगिक संबंध मूल रूप से नियोक्ता कर्मचारियों और सरकार और संस्थानों और संगठनों के बीच बातचीत या वार्तालाप करते हैं, जिसके माध्यम से इस तरह की बातचीत मध्यस्थ होती है। मैंने बताया भी आपको कि भाई अगर मान लीजिए कोई विवाद उत्पन्न होता है श्रमिक और नियोक्ता के बीच में, तो उनके उत्पादन के लक्ष्य के साथ साथ, है ना, उनके बीच आई हुई विवाद, हड़ताल, तालाबंदी, घेराव इत्यादि जो शब्द आते हैं, उन सभी चीजों पर रोक लगाने की भी बात करेगा। और उन्हीं के बीच में ये भी बताएगा भाई हड़ताल वाली प्रक्रिया कैसे आई, तालाबंदी वाली प्रक्रिया आई कैसे, बीच में किस तरीके से उन दोनों के बीच में मनमुटाव या इत्यादि जो भी चीजें आती हैं वो किस तरीके से उभरा, उन्हीं पर बात करेगा। तो औद्योगिक संबंध के शब्द में व्यापक और संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब होता है सर्करा टाइप का, यानी सीमित दृष्टिकोण भी है। मूल रूप से नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच संबंधों और बातचीत को शामिल करने के लिए औद्योगिक संबंधों को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य से औद्योगिक संबंध मानव संसाधन प्रबंधन, कर्मचारी संबंध और श्रम प्रबंधन या श्रम संबंधों सहित रोजगार संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल करेगा। अब इसका अर्थ अधिक विशिष्ट और प्रतिबंधित हो गया है। तदनुसार औद्योगिक संबंध सामूहिक सौदेबाजी या सामूहिक सौदा, व्यापार संघवाद और श्रम प्रबंधन संबंधों के अध्ययन और अभ्यास से संबंधित है, जबकि मानव संसाधन प्रबंधन एक अलग, काफी हद तक अलग क्षेत्र है जो गैर रोजगार संबंधों और कर्मचारियों के प्रयास, प्रथाओं और नियोक्ताओं के नीतियों से संबंधित है। अब समझिएगा यहाँ पर, जैसे गैर रोजगार है, रोजगार है, इन, है ना, इनके बीच में अगर कोई संबंध है तो भी अपनी भूमिका निभाता है ये, है ना, उसके बीच में भी भूमिका। और संबंध और कर्मियों के बीच की जो प्रथाएं हैं, ठीक है, और जो नियोक्ता के बीच की नीतियां हैं, उन सभी के बारे में ये जिक्र करेगा। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि औद्योगिक संबंध अब केवल श्रम और प्रबंधन के बीच संबंध नहीं रह गया है। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है भाई काफ़ी हद तक अलग क्षेत्र हो गए हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब केवल श्रम और प्रबंध के बीच संबंध नहीं रह गया है, बल्कि सरकार और राज्य भी इसमें एक महत्वपूर्ण पक्षकार है। अतः आप ये कह सकते हो कि औद्योगिक संबंधों को श्रम प्रबंधन एवं सरकार के जटिल अंतर संबंधों के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो जब आपसे ये प्रश्न बने कि औद्योगिक संबंधों को भी, तो औद्योगिक जो संबंध हैं, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन हैं, उनमें श्रम मैनेजमेंट यानी प्रबंधन या प्रबंध और सरकार की जटिल अंतर संबंधों के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको इसके अंतर्गत ही ध्यान में रखना होगा। आगे बात करते हैं, तो कुछ परिभाषाएं दी गई। ये तो देखो एक प्रकार से मीनिंग था जो यहाँ पर मैंने आप लोगों से जिक्र किया है ना। श्रमिकों के अपने हितों की रक्षा के लिए स्वयं को संगठित किया। श्रमिकों ने क्या किया, आप श्रमिक हैं तो अपने हित की रक्षा करने के लिए स्वयं को आपने क्या किया, ऑर्गेनाइज्ड किया, और श्रम संघों का उदय हुआ तब। तो अपने हितों की पूर्ति के लिए आप क्या करोगे, तालाबंदी करोगे, आप श्रमिक हड़ताल करोगे, आप, है कि नहीं।
उन्हीं सब का सहारा लेते हो ना, बताइए, घेराव का, तालाबंदी, घेराव, हड़ताल, इन्हीं सब का सहारा आप लेते हो। और वो जी सर। की बात, अब इन्हीं, अब आपको क्या किया जाए, आपके संतुष्ट करने के लिए भाई आपकी सैलरी बढ़ा दी जाए, हड़ताल ना करो, तालाबंदी ना करो। तो ये क्रियाएं अगर मैनेजमेंट के आधार पे हो रही है, नियोक्ता के आधार पे हो रही है, ठीक है, तो इसी को हम लोग औद्योगिक संबंध के रूप में समझते हैं। अब इसकी देखिए परिभाषा दी गई है यहाँ पे। परिभाषा से आपको औद्योगिक संबंध टोटली समझ में आ जाएगा। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के शब्दों में कहा गया है कि औद्योगिक संबंधों की अवधारणा राज्य तथा नियोक्ता के संबंध, मतलब देखिए इसकी अवधारणा क्या बोला कि राज्य तथा नियोक्ता के संबंध, श्रमिक एवं उसके संगठनों का विस्तृत वर्णन, उसके श्रमिक एवं संगठनों का वर्णन, राज्य और नियोक्ता के बीच में बात हो रही है। इसलिए इस विषय के अंतर्गत व्यक्तिगत संबंध, श्रमिकों एवं नियोक्ता के बीच कार्यस्थल पर सामूहिक विचार विमर्श, नियोक्ता एवं उनके संगठनों तथा श्रम संघों के बीच में सामूहिक संबंध, और इन्हीं संबंधों को नियंत्रण करने में सरकार की भूमिका जो होती है शामिल होती है, ठीक है। तो जो सामूहिक संबंध है श्रमिकों, श्रम संघ के बीच में, किसके बीच में, श्रम संघ के बीच में सामूहिक संबंध जो है, ठीक है, और इन्हीं संबंधों को अगर नियंत्रण करेगा तो वो केंद्र सरकार करेगी या तो राज्य सरकार करती है। तो जब सरकार की भूमिका देखने को मिले तो तुरंत आप लोग लगाइएगा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के शब्दों में ये परिभाषा दी गई है औद्योगिक संबंध की, ठीक है। तो परिभाषा में आप कीवर्ड चाहो तो लिख सकते हो, और वो कीवर्ड ये होगा कि श्रम संघ के बीच, ठीक है, और वो बीच होगा सामूहिक संबंधों का, ठीक है, सामूहिक संबंधों का नियंत्रण, ठीक है, परंतु राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, राज्य सरकार या सरकार द्वारा आप ऐसा शामिल कर सकते हो। आके डेल, एक परिभाषा आती है डेल योडर की। इन्होंने कहा कि औद्योगिक संबंधों से आशय, आशय का मतलब आप जानते ही हैं, तात्पर्य होता है, मतलब भी होता है, ठीक है, प्रबंध एवं कर्मचारियों तथा कर्मचारियों एवं उनके संगठनों के बीच उन संबंधों से है जो रोजगार से उत्पन्न होता है, वही औद्योगिक संबंध होता है। मतलब जैसे मैनेजमेंट और कर्मचारी के बीच में ना उनके संबंधों से रोजगार का उत्पन्न हो जाता है, मैनेजमेंट के और कर्मचारियों के बीच में, ठीक है, या आप कह लीजिए कर्मचारियों या उन संगठनों के बीच में जो संबंध बनता है, उन्हीं संबंधों से क्या उभर के सामने आता है, रोजगार से उत्पन्न हो जाता है औद्योगिक संबंध। डेल योडर का नाम आता है वहां पे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको EFL ब्रीच के नाम आ जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि औद्योगिक संबंध और से, औद्योगिक संबंध से वर्गीय रूप में कर लीजिए या इसे विवर्गीय संबंध कह लीजिए, पर्यायवाची शब्द है, किंतु केवल इन अंतर के साथ औद्योगिक संबंध में अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी संबंधों पर अधिशासकीय नीतियों एवं क्रियाओं की तुलना से अधिक जोर दिया जाता है, तो उसे भी औद्योगिक संबंध का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो EFL ब्रीच महोदय ने कहा कि विवर्गीय संबंध पर्यायवाची शब्द है, और ये पर्यायवाची शब्द औद्योगिक संबंध के रिलेट करा के बताया है इसने, है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन को रिलेट करते हुए बताया है इन्होंने। तो काम करने के लिए अधिक अनुकूलन ऐसी अवस्थाओं का सृजन जिसके अंतर्गत उत्पादन को सुव्यवस्थित किया जा सके, और उत्पादन के दो मुख्य प्रसाधनों, पूंजी और श्रम के बीच होने वाली जो प्रतिक्रिया है उसको सुविभाजित करने के लिए एक उपयुक्त सिद्धांत बन जाए, या एक उपयुक्त सिद्धांत बन सके, इसके आधार पर जो है औद्योगिक संबंध को बताया गया। तो टोटली आप इनके अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं समझने के लिए तो एक कीवर्ड लिख सकते हो कि औद्योगिक संबंधों में अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने पर ये बल देते हैं। और अच्छा संबंध बढ़ावा तब मिलेगा जब कोई नीतियां बन जाएंगी, कोई संबंध पर अगर हम बात करें अधिशासकीय नीतियां या क्रियाओं की तुलना पर अधिक जब बल देंगे तो जाहिर सी बात है
अच्छे संबंधों को बढ़ावा वहाँ पर मिल ही जाएगा। आप कोई नीति बना के काम करिए, देखिए जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। कोई कार्यक्रम बना के, योजना बनाकर काम करेंगे जब ना, तो जल्दी कार्य इम्प्रूव भी होगा और जल्दी आपको जो हुई चीज़ें अचीव भी कर लेंगे उसको। अगली एक परिभाषा है जो है वीथल स्मिथ एवं के अकॉर्डिंग, औद्योगिक संबंध प्रबंध का वह अंग है जो किसी संगठन की मानव शक्ति से संबंधित है। तो मतलब मान लीजिए कि कोई संगठन है, उसकी मानव शक्ति से रिलेशन है, तो वो औद्योगिक संबंध है। चाहे वह मानव शक्ति मशीन को चलाने वाली हो अथवा कुशल श्रमिक हो या प्रबंधक हो, ठीक है। तो जो भी हो, जो भी मानव शक्ति संचालित कर रहा है, उसकी भूमिका आ जाए तो औद्योगिक संबंध की बात कहते हैं, विथल और स्मिथ। उसके बाद जॉन टी डनलप। डनलप बड़े फेमस पर्सन हैं, मैं इन पर भी आप लोगों से बात करूंगा, जॉन टी डनलप के बारे में, कि इनका एक मॉडल रहा है परीक्षा के दृष्टिकोण से, बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इनका डनलप महोदय ने अपनी जो भूमिका निभाया है, ठीक है, ये पशु चिकित्सक सर्जन के साथ साथ वाई टायर के आविष्कार हैं। वाई टायर के क्या है, ये आविष्कारक माने जाते हैं, ठीक है। ऐसा आप इनका नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं क्योंकि फेमस पर्सन है, और डनलप का जो सिद्धांत कनाडियन पर्सन के रूप में ये जाने भी जाते हैं, ठीक है। और मैं इनके बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगा, आगे बताऊँगा भी कि क्या इनकी भूमिका हमें देखने को मिलती है औद्योगिक संबंध में, प्रोफेसर जॉन टी डनलप के बारे में, ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि औद्योगिक संबंध श्रमिकों और प्रबंधकों तथा राज्य के बीच पारस्परिक संबंधों की जटिलता को कहते हैं। ये उसकी जटिलता को कहते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं डनलप महोदय के बारे में कि औद्योगिक संबंध जो है श्रमिकों से, यानी आपसे, फिर प्रबंधक तथा राज्य के बीच में जो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है ना, उनकी एक व्यस्त या जटिलता जो प्रक्रिया होती है, वही डेफिनेशन प्रस्तुत करती है। आगे कहता है कि नियोक्ता कर्मचारी संबंध जो विशेष रूप से सामूहिक सौदेबाजी और औद्योगिक संबंध कानून के अंतर्गत आता है, वही औद्योगिक संबंध होता है, ठीक है। तो आप ऐसा भी यहाँ पर परिभाषा के रूप में कह सकते हो। औद्योगिक संबंध उद्योग के रोजगार प्रक्रियाओं में पुरुषों और महिलाओं के आवश्यक सहयोग के कारण संबंध के पूरे क्षेत्र का एक पद होता है, वही औद्योगिक संबंध होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों ने, लोगों ने इसको बारे में बताया है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, औद्योगिक संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित को कवर करता है। कुछ एरिया हैं जो औद्योगिक संबंध जो है अलग अलग जगहों पे या अलग अलग एरिया को ये क्या करता है, टच करता है, उसी संबंध में ये देखा जाता है, ठीक है। तो औद्योगिक संबंध की बात है, क्षेत्र की बात है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि औद्योगिक संबंध के अंतर्गत जैसे मानवीय धारणाओं है, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो लिखा हुआ है औद्योगिक विवादों को हल करने के लिए नियामक निकाय होना, एक एरिया है, ये कवर इस एरिया को करेगा जो उद्योग में विवाद होगा। तो मानवीय धारणा या कार्य प्रक्रियाओं का मिश्रण होता है ये, और संबंध अच्छे होंगे या बुरे, तो या व्यक्तिगत भावनाओं या धारणाओं या प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए अगर विवाद है, हड़ताल, तालाबंदी, घेराव इत्यादि चीज़ें जो है, तो उन विवादों को ये कम करेगा, तो एक एरिया तो ये कवर कर लेगा। दूसरा है कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसको आप लोग कहते हो सामूहिक सौदेबाजी। आप जानते हो सामूहिक सौदेबाजी बेसिकली श्रमिकों द्वारा नियोजन की शर्तों और दशाओं से संबंधित अनेक समस्याओं के निराकरण के प्रयास के क्रम में सामूहिक सौदेबाजी की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि आधिकारिक रूप से सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग जो है सन 1891 में किया गया था, और उनका नाम था सिडनी वेब्स नाम था। क्या नाम था उनका? सिडनी वेब नाम था। सन 1891 में जो है इन्होंने जिक्र किया था, 1891 में इन्होंने शब्द दिया था। बाद में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के अध्यक्ष थे सैमुअल गाम्पर्स, एक अध्यक्ष थे ना उनका, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के, है ना, तो उसके ये अध्यक्ष थे। और
गॉपर्स महोदय, तो इन्होंने व्यापक प्रयोग पर बल दे दिया और धीरे धीरे उसके बाद विश्व के कई देशों में औद्योगिक विवादों को सुलझाने की, नियोजन की शर्तों और दशाओं को निर्धारित करने में सामूहिक सौदेबाजी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई, है ना। अब ये समस्याओं के निराकरण के प्रयास के ही क्रम में ये बेसिकली जाना जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग जब भी नाम आता है तो वो किसी समस्या को समाधान के लिए ही आता है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी इसका नाम आ जाता है, अदर जगह नाम नहीं आता है। ये कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से करिए ना, क्या दिक्कत है। कलेक्टिव बार्गेनिंग यही कहता है समस्याओं के निराकरण में प्रयासों का क्रम में सामूहिक सौदेबाजी की जाएगी और ये श्रमिकों के द्वारा नियोजन की शर्तों और दशाओं से संबंधित होगा। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद प्रबंधन, देखो मैनेजमेंट तो जानते ही हैं आप लोग, संघ और सरकार की भूमिका भी होगी भाई, जाहिर सी बात है। श्रम कानून है, उन श्रम कानून में भी इसकी भूमिका देखने को मिलेगी। श्रमिक शिकायत निवारण प्रणाली है, वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अनुशासनात्मक नीति और अभ्यास में भी भूमिका मिलेगी और औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण के अंतर्गत भी मिलेगी। तो प्रशिक्षण भाई अगर मान लीजिए अच्छे होंगे या बुरे होंगे, व्यक्तिगत भावनाएं, धारणाएं, कार्य प्रक्रियाओं पर निर्भर होगा, तो जाहिर सी बात वो चीज़ें मिलेंगी, फिर उसको ट्रेंड वगैरह किया जाएगा, है ना। तो औद्योगिक संबंध का विकास का जो क्षेत्र है वो विभिन्न विज्ञानों एवं ज्ञान क्षेत्रों की अंतर निर्भरता पर, है ना, अंतर निर्भरता का प्रमाण है। तो यह संबंध औद्योगिक के अंतर्गत, औद्योगिक संबंध के अंतर्गत आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, राजनीतिक हो गया, व्यावसायिक हो गया, इत्यादि कई प्रकार के कारणों से प्रभावित होता है और उन्हें विविध प्रकार से समझा भी जा सकता है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है, कुछ कवर करता है एरिया यानी क्षेत्र को। अब कार्यस्थल पर और बाहर होने वाले जो संबंधों में आमतौर पर व्यक्तिगत श्रमिक होते हैं, श्रमिकों और उनके नियोक्ता के बीच का जो संबंध होता है वो कर्मचारियों के बीच संबंधों के अंतर्गत शामिल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। अब देखो इस पॉइंट के अंतर्गत अगर बाय द वे आपसे परीक्षा में सवाल भी आ गया, है ना, मान लीजिए पूछ लेता है आपसे सवाल, है ना, तो किस संबंध में आप लगाएंगे। तो पहली बात तो जिसे अभी भी मैंने आप लोगों से जिक्र किया, है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा रूबरू करवाऊंगा कुछ प्रश्न पत्रों से, है ना, प्रश्नों से। रुक जाइए एक बार प्रश्न ओपन, एक दो प्रश्न कर लें ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जी सर। हाँ चलो, अच्छा तो फिर मैं प्रश्न करता हूँ, आ जाइए। देखो जैसे मान लो कि अगर प्रश्न भी पूछता है तो आपको समझ आना चाहिए कि भाई प्रश्न पूछा गया कैसे, परीक्षा में आएगा प्रश्न कैसे। तो परीक्षा में जब सवाल आएंगे ना तो कुछ इस तरीके से आएंगे। सवाल कहेगा कि औद्योगिक संबंध है ना, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, औद्योगिक संबंध एक बहुविषयक कार्य क्षेत्र है, एक बहुविषयक कार्य क्षेत्र है जो किसके संबंध का अध्ययन करता है, ये प्रश्न रहेगा। अब समझिएगा प्रश्न को। औद्योगिक संबंध एक बहुविषयक कार्य क्षेत्र है जो किसके संबंध का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन आपसे ये कहेगा कि रोजगार, ऑप्शन आपसे ये कहेगा आर्थिक संसाधन, है ना, ऑप्शन आपसे कहेगा व्यावसायिक प्रबंधन, ऑप्शन डी कहेगा रणनीतियां। तो जवाब क्या देना उचित समझेंगे आप इस सवाल का, क्या उचित होना चाहिए इस ऑप्शन में? सर व्यावसायिक प्रबंधन। अच्छा, सी लग रहा है सर। सी लग रहा है।
देखिए, औद्योगिक सहसंबंध अगर हम बात कर रहे हैं या औद्योगिक संबंध के बारे में बात कर रहे हैं हम आपसे, तो आपने एक चीज तो अभी अभी देखा भी है कि बहुविषयक क्षेत्र है जो रोजगार संबंध का अध्ययन करता है। जो औद्योगिक सहसंबंध अगर हम बात कर रहे हैं, एक बहुविषयक कार्य क्षेत्र है जो रोजगार संबंध का अध्ययन करता है। ये इस ऑप्शन का सही जाएगा, व्यवसायिक प्रबंधन की भूमिका नहीं। देखो, अच्छे अगर हम बात करें आप लोगों से, तो जो अच्छे औद्योगिक संबंध ना केवल उद्योग में अच्छा एटमॉस्फियर बनाने से है, अपितु उत्पादन बढ़ाने में है। औद्योगिक संबंध या औद्योगिक विकास में सहायक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने व्यवसायिक प्रबंधन को लगा दो कि व्यवसायिक संबंध सबको रिलेट कर देगा, है ना। तो व्यवसायिक संबंध सबको रिलेशन कराने का मतलब केवल आपने एक ही पॉइंट पर बल दिया। और मल्टीपल विषयक होने की वजह से आप जब बात करें तो वो रोजगार का संबंध अध्ययन करेगा। बाकी तो ऑप्शन मैंने इधर उधर से उठा के दे दिया था, बाकी कोई चीज इसके पार्ट के अंतर्गत ही नहीं था, है ना। आप ये सोचो कि इस पॉइंट के अंतर्गत था, तो नहीं, बिल्कुल नहीं अंतर्गत था, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखें। यहाँ ये वाले ऑप्शन आपके जाएंगे तो वो जाएंगे केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रोजगार वाला, बस। और इसके अलावा नहीं जाएगा, कोई भी ऑप्शन नहीं जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? जी सर। हाँ। अब देखो, मैं आपसे अब एक प्रश्न बनाता हूँ कथन और कारण से। सर पर व्यवसायिक प्रबंधन भी तो आएगा ना इसके अंदर? व्यावसायिक प्रबंधन नहीं आ सकता है। व्यावसायिक प्रबंधन कब आएगा पता है आपको? व्यावसायिक मैनेजमेंट की अगर आप बात यहाँ पे सोच रहे हैं तो वो कब आएगा? प्रश्न को आपको फिर वहां पर मैं इस तरीके से नहीं बना के दूंगा, तो मैं बहुविषयक क्षेत्र को नहीं इन्वॉल्व करूंगा। आप ये सोच रहे हैं कि बहुविषयक है। अब आप सोचो कि कोई काम अगर बहुविषयक है तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो व्यावसायिक ही होगा। भाई, जिस काम में प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, वही तो प्रोफेशनल कहलाते हो आप। भाई, बीए में अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो आपका बीए को कहेंगे कि प्रोफेशनल कोर्स है? जी सर, नहीं कहेंगे। नहीं कह सकते। अगर मान लीजिए डीएड है या बीएड है, ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल होता है तो ये प्रोफेशनल हो गया। जी। डब्लू है, प्रैक्टिकल होता है, बुक भरनी पड़ती है, इसका मतलब है प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक हो गया। तो व्यावसायिक प्रबंधन यहाँ पे लागू होता है। इसका मतलब ये है, इस बात को ध्यान रखिए इस ऑप्शन नंबर थर्ड को। और बहुविषयक कार्य के क्षेत्र में अगर है तो वो संबंध बेसिकली रोजगार को दिलाया, इसलिए व्यावसायिक है। अच्छा, और दो चीजें तो मैंने बताया नहीं आपको, आपको ध्यान ही नहीं दिए आपने। जैसे उत्पादन बढ़ाने का काम करेगा और जी। विकास करने की बात करेगा। अब बन गया मल्टीपल। अच्छा, यही दो नहीं और भी है, तो इसका मतलब ही नहीं कि व्यावसायिक हो गया ये। इस बात को रखिए। जरा एक और प्रश्न देखिए, इससे और स्पष्ट होगा आपको। थोड़ा बहुत ही सोच समझ के जवाब दीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को। मैंने कहा कि एक अच्छे औद्योगिक संबंध, समझिएगा बड़े बढ़िया से, है ना, ना केवल ना केवल उद्योग में अच्छा वातावरण बनाने में सहायक। अभी देखो, मैंने आपको बताया है, ये बात है कि नहीं, तो गलत तो नहीं होना चाहिए। सहायक होते हैं, ठीक है, अपितु उत्पादन बढ़ाने एवं औद्योगिक विकास में भी सहायक होते हैं, में भी सहायक होते हैं। ये मैंने कारण लिख दिया है यहाँ पे, अभी कथन होगा ना।
आपका यहाँ पे कथन होगा, ठीक है। अब दूसरा जो रहेगा ना वो आपका नीचे कारण रहेगा, ठीक है। अभी कथन को कथन ही कहा जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले में बड़ा ध्यान सुनिएगा। औद्योगिक संबंध, ठीक है, में श्रमिकों, श्रमिक मतलब आप देखो प्रश्न के आधार पे आप तुरंत बन जाइए कि आप श्रमिक हैं। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, यानी आपके अधिकार की रक्षा है, ठीक है, समझते चलिए। और प्रबंध, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रतिष्ठा। अच्छा, प्रतिष्ठा समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं समझते बता दो, बता देंगे। प्रतिष्ठा बढ़ाने कर दीजिएगा, बढ़ाने, प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम एक साथ करती है, एक साथ करती है, ठीक है, जिससे उद्योग, जिससे उद्योग में अस्थाई शक्ति की स्थापना होती है, अस्थाई शक्ति की स्थापना होती है, स्थाई शक्ति की स्थापना से दीर्घकालिक करिएगा, से दीर्घकालिक, ठीक है, दीर्घकालिक विकास का मार्ग। देखो इतने बड़े बड़े सवाल बनाए भी जा सकते हैं, है ना, ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ाए जाएंगे, प्रशस्त होता है। अब जवाब दीजिए। देखिए, एक अच्छे औद्योगिक संबंध ना केवल उद्योग में अच्छा वातावरण बनाने में सहायक होते हैं बल्कि उत्पादन बढ़ाना और औद्योगिक विकास में भी सहायक होता है। इसका मतलब ये पॉइंट सत्य है? जी सर। जी सर। इस बात को आपको पता हो गया, पॉइंट करेक्ट है। अब बात आती है इस वाली पॉइंट को कारण में, है ना। कारण कहता है कि औद्योगिक संबंध में श्रमिक के भागीदारों की, श्रमिक के अधिकारों की रक्षा और प्रबंध की प्रतिष्ठा बढ़ाने, प्रबंध की प्रतिष्ठा बढ़ाने मतलब जिससे मैनेजमेंट के कार्यों को और आगे बढ़ाना और ऊंचा लेके जाना, उस संबंध में हम लोग प्रतिष्ठा शब्द को रिलेट करते हैं, है ना, उस संबंध में। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ रहे हो, उस परिपेक्ष में हम उसको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, चलो ठीक है, होता है। प्रबंध की प्रतिष्ठा को, अब आप देखिए, सोचिए बात को, प्रबंध की प्रतिष्ठा है भाई, प्रबंध का मैनेजमेंट जो प्रतिष्ठा, क्या हम काम वो करते हैं कि जो मैनेजमेंट की प्रतिष्ठा है, रूबरू है, वो चीजें आगे बढ़े? उन प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक साथ काम करना चाहिए हम लोगों को, जिससे उद्योग में अस्थाई शक्ति मतलब फिक्स शक्ति, फिक्स शक्ति रख के क्या करोगे बताओ? फिक्स्ड, अस्थाई शक्ति की स्थापना से दीर्घकालिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि ये स्टेटमेंट सत्य है? प्लीज। सत्य है सर। सर सत्य है। सत्य है। देखिए, ये स्टेटमेंट असत्य है। आप बताइए, आप औद्योगिक संबंध में श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करते हैं, यहां तक सही है, गलत नहीं है, यहां तक सही है। और प्रबंध की प्रतिष्ठा, बार बार मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं और ये चीज बार बार बोल भी रहा हूं, प्रतिष्ठा का तात्पर्य समझते हैं? सर प्रतिष्ठा वो होगी जो प्रतिष्ठा, मैनेजमेंट के कार्य है ना सर,
वो उसको सही ढंग से करे, श्रमिकों और प्रबंधक के बीच की जो प्रॉब्लम्स है उनको कम करे और उनके फेवर में चीजें करे, तो वो देखिए, एक जो आदर्श मॉडल होता है ना, वो प्रतिष्ठा के रूप में काम करेगा। बिल्कुल देखो, मैं आपको बता दूं, एक प्रकार से ठहराव, स्थापन, स्थिति, यानी कंडीशन, प्रतिष्ठा, भाई इसकी प्रबंधन की प्रतिष्ठा। मैं कह रहा हूं कि मैं प्रबंधन कर रहा हूं श्रमिकों के लिए, मैं प्रबंधन कर रहा हूं लोगों के कल्याण के लिए, कि मैं प्रबंधन की प्रतिष्ठा के लिए काम करूंगा। फिर बताओ बेनिफिट कहां हुआ जब मैं श्रमिकों के लिए ही पढ़ाने में काम ना कर पाऊं। तो प्रबंध की प्रतिष्ठा मतलब, बात को बड़े बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। प्रबंध की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम एक साथ करती है, जिससे उद्योग में अस्थाई शक्ति। अब बताइए, अगर आपके पास अस्थाई शक्ति यानी फिक्स कोई पावर है, तो वह फिक्स पावर अब कहीं यूज, फिक्स कोई चीज, ये बेसिकली अस्थाई शक्ति के रूप में होना चाहिए ना। क्योंकि आपके साथ हम लचील, अगर मान लीजिए आप में इंप्रूवमेंट ना हो पाए या कोई क्रिया ना बढ़ पाए, तो उस क्रिया में हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। वो ठीक रहेगा कि आप कोई चीज फिक्स कर दोगे कि वो ठीक रहेगा, नियम आचार संहिता बना दोगे, वहां पे भाई फिक्स है और आप। मॉडिफाइड सही रहेगा। तो वही चीज है। तो देखो, प्रबंध की प्रतिष्ठा की मतलब होता है ठहराव, स्थापन होता है एक प्रकार का। प्रतिष्ठा का मतलब किसी चीज के अगर हम बात करते हैं तो स्टेटस आप कह लीजिए। जी। काम करूं अपनी स्टेटस के लिए बेटर हो, कि मैं काम करूं आपके लिए बेटर रहेगा, आपके हमारे लिए। तो मेरा नाम सही होगा। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि प्रबंध की प्रतिष्ठा, ये गलत यहां पे लिख दिया, और जहां से लिखा उसके बाद ये गलत लिखा। बढ़ाने का काम करने का एक साथ करती, जिससे उद्योग में अस्थायी विकास की स्थापना में दीर्घकालिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मैं आपको बता दूं, केवल प्रश्न में ना जो शब्द लिखे होते हैं उन शब्द की मीनिंग को समझने का प्रयास करिएगा, तभी आप प्रश्न को सही कर पाएंगे। यह अभिकथन और कारण वाले में है ना। तो यहां ए सही है, आर गलत है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अब इसी तरीके से प्रश्न आएंगे, है ना। बाकी जब ये टॉपिक कवर होगा, मेरे पास इसके क्वेश्चन हैं, मैं इन क्वेश्चनों को भी करवाऊंगा आप लोगों के पास, ठीक है ना। आप निश्चित रहें इसी टॉपिक से। फिर देखिए, संबंध नियोक्ता और श्रमिक संगठनों के बीच संबंध, संबंधित हितों। देखो, ये बात तो पहले शुरुआत में ही आप लोगों से बोल दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं। औद्योगिक संबंध के अंतर्गत बेसिकली श्रमिक और नियोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाती है, ताकि दोनों के मध्य विवाद ही ना उत्पन्न हो पाए, विवाद ही उत्पन्न ना हो पाए। इसीलिए हम औद्योगिक संबंध पढ़ रहे हैं। और उन संगठनों के बीच संबंधों को सभी स्तर या सभी लेवलों पर बढ़ावा देने के लिए गठित होते हैं। औद्योगिक संबंध में उन प्रक्रियाओं को भी शामिल किया जाता है जिसके माध्यम से इन संबंधों को व्यक्त किया जाता है, जैसे सामूहिक सौदेबाजी, निर्णय लेने में श्रमिकों की भागीदारी, शिकायत और विवाद निपटान, और नियोक्ता, श्रमिकों और ट्रेड यूनियन के बीच संघर्ष का प्रबंधन जब यह उत्पन्न होता है। तो ये तो एक प्रकार का बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभ में रोजगार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, औद्योगिक संबंध, श्रम संगठन, श्रम अधिकारी, श्रम प्रबंधक के रूप में संचालित थी। फिर 1960 के बाद से ये क्या हुआ कि कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध का रूप प्रचलित हुआ। तो औद्योगिक संबंध जब 1960 के बाद आया, कार्मिक प्रबंधन जब 1960 के बाद आया, तो उस दौरान श्रमिकों की भागीदारी को लेकर बात हुई, सामूहिक सौदेबाजी को लेकर बात हुई, पंच निर्णयन को लेकर बात हुई, अधिनिर्णयन कह सकते हैं आप, कलेक्टिव बार्गेनिंग कह सकते हैं आप, मध्यस्थता का नाम आप ले सकते हैं, है ना। इस तरीके की क्रिया 1960 के बाद से शुरुआत हो गई, और यही चीजें बताने का इसमें प्रयास किया गया कि अब जो चीजें चल रही हैं वो क्या क्या है। निर्णय लेने की श्रमिकों की भागीदारी, शिकायत और विवाद निपटाने के लिए नियोक्ता श्रमिकों के बीच में जो अगर बात करें ट्रेड यूनियन में कुछ संघर्ष हैं, उन उन संघर्षों का मैनेजमेंट करना, इन चीजों के लिए औद्योगिक संबंध का कार्य यहाँ पर उभर के आया था। तो एक चीज यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि है, फैक्ट के रूप में है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के
अंत। अब ये देखिए पृष्ठभूमि पर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, प्लीज थोड़ा सा इस पे फोकस करने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक में श्रम संघ आंदोलन नहीं उभर सकता था, है ना। तो उसके बाद एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, है ना, वर्कर्स, है ना, वर्कमैन, वर्तमान। हाँ, डिस्पैच एक्ट आया 1860 के अतिरिक्त श्रमिकों के हितों के संरक्षण हेतु शायद ही कोई कानून मौजूद था जिसको मजदूरी के विवादों को हल करने के लिए काम में लाया जाता था। आपको मैं बता दूं कि औद्योगिक संबंध और औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना का अनुरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है औद्योगिक संबंध, ये बात तो सत्य है। भारत में यह अनेक चरणों से होकर गुजरा, अनेक कंपोनेंट यानी आप घटक, सामाजिक, आर्थिक, हमें देख कई घटक रहे, सामाजिक घटक रहा, आर्थिक रहा, राजनीतिक रहा, भारत में औद्योगिक संबंधों को प्रभावित कर चुके थे ये सब। तो स्वतंत्रता प्राप्त से पहले, है ना, प्राप्त से पहले एक फ्रेड विद्वान थे, इनके द्वारा ये किया जाता था, क्योंकि ना तो वे संगठित थे और ना ही वो संरक्षण के लिए कानून में थे। तो कहने का भाव ये था कि पहले 1960 से पहले वाली प्रक्रिया में, सॉरी, आप 47 से पहले वाली बात सोचिए, 1947 से पहले की, तो उस समय बेसिकली सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक भारत में ना औद्योगिक संबंधों को बड़ा प्रभावित किया। कोई क्रम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, इसके वर्चस्व को बढ़ाने के लिए तो प्रतिक्रियाओं पे नेताओं के प्रयासों के बावजूद भी परिस्थितियां जो है क्रांतिकारी आंदोलन का रूप ले ली। परिस्थितियां जो थी किसकी, क्रांतिकारी आंदोलन का रूप ले ली। फिर उसके बाद ये एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन डिस्पैच एक्ट आया 1860 का, 1860 का। 1960 की बात अलग है, अभी हम बात करेंगे उस पर। 1960 के बाद तो औद्योगिक संबंध आया। हम पृष्ठभूमि बात कर रहे हैं, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, है ना, बहुत पहले की। अभी हम 1860 पर बात कर रहे हैं। तो उस 1860 के अतिरिक्त श्रमिकों के हितों के संरक्षण हेतु शायद ही कोई कानून मौजूद था जिसको मजदूरी के विवादों को हल करने के लिए काम में लाया जाता था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक संबंधों ने एक नया आयाम धारण कर लिया था, है ना। तब श्रमिकों ने हिंसा का और सेवा योजकों ने तालेबंदी का सहारा ले लिया। तालाबंदी को क्या बोला जाता है, लॉकआउट्स कहा जाता है ना, उसका सहारा ले लिया। ठीक है, किसका सहारा लिया, 1860 के बीच की बात बता रहा हूं मैं। तालाबंदी का सहारा ले लिया था और हिंसा का किसने, आप लोगों ने, श्रमिकों ने। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, बात को समझते चलेगा। ठीक है, और फिर 1928 और 29 के दौरान अनेक हड़ताल होने लगे, है ना। क्या होने लगे, अनेक जो है हड़ताल होने लगे। ठीक है, दंगे, है ना, तोड़ फोड़, है ना, देखने को लगे सारी चीजें, ये हमें हमारे सामने प्रस्तुत होने लगे। और इसी के परिणाम स्वरूप सरकार ने ट्रेड डिस्पैच एक्ट 1929 को लागू किया ताकि औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान का बढ़ावा मिले। और यह जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल कोड, बीआईसी एक्ट बोलते हैं इसको, यह 1919 पर आधारित हो गया। ये 1919 पर आधारित हो गया। अभी भी कोई औद्योगिक संबंध नहीं आया है, अभी नहीं, कार्मिक संबंध नहीं आया। अभी तो ये प्रक्रिया चल रही कि बीच में कोई चीजें थी, उनके बीच बवाल, अगर बात हमारी सैलरी बढ़वानी है तो तुरंत तालाबंदी, हड़ताल, है ना, इस तरीके की बात। अब तो एक क्रम होता है कि भैया आपने बीए कर रखा है, आपने एमएसडब्ल्यू कर रखा है, तो उसके आधार पे सैलरी आपकी ऑलरेडी डिसाइड की गई कि भाई ये सैलरी होनी चाहिए, है। और नहीं होती है तो जाहिर सी बात आप एक्शन लेंगे। उस समय तो जैसे आप ये कह सकते हो कि भाई आज भी ऐसा हो रहा है, बेरोजगारी की वजह से ऐसा हो रहा है, जॉब है नहीं लोगों के पास, तो कम सैलरी दे रहे हैं, पीजी वाले को भी, पोस्ट ग्रेजुएट वाले को भी कम सैलरी। लेकिन पहले तो तय था भाई उनको मिलेगा ही मिलेगा, जितना दे दिया हमने उतना आपको काम करना तो करो, नहीं करना भाई जाओ, कोई और करेगा काम। तो अब 6 महीने हो गए, पीएफ कट रहा है, ईएसआई जा रही है उसकी, सब कुछ जा रहा है, तो जाहिर सी बात वही वो एक्शन करेगा, बढ़ाओ सैलरी,
नहीं बढ़ाओगे तो बढ़ा। तो अब ये सिस्टम हट गया, है ना। फिर उसके बाद BIC एक्ट, यहाँ पे देखिए ट्रेड डिस्पैच एक्ट 1929 और BIC एक्ट से भिन्न था, दोनों अलग थे, क्योंकि यह विवादों से निपटान हेतु किसी अस्थायी तंत्र व्यवस्था की बात नहीं करता था। वैसे या तो देखा गया कि ना तो केंद्रीय सरकार और ना ही राज्य सरकार ने इस कानून का पर्याप्त उपयोग किया है। कहने का मतलब सही तरीके से इसका यूज ना तो केंद्र सरकार की है और ना ही राज्य सरकार की है। और ये ट्रेड डिस्पैच एक्ट को और BIC ब्रिटिश इंडस्ट्रियल कोड को, इन एक्ट को सही यूज नहीं किया था, ना ही केंद्र सरकार ने ना ही राज्य सरकार। और ये बात 1960 के पहले की बता रहा हूं मैं, ये भी बात ध्यान रखते चलिएगा, 1960 के पहले की। तो 1938 में तत्कालीन प्रचलित भयंकर औद्योगिक अशांति से निपटने के लिए बंबई सरकार ने BIR को लागू किया। BIR क्या है? बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन। कौन 1938 में किसने लागू किया था? मुंबई सरकार ने। मुंबई सरकार ने सर। हाँ, पहली बार विवादों को निपटान हेतु, पहली बार निपटान हेतु लागू की गई एक अस्थायी तंत्र व्यवस्था, जिसे इंडस्ट्रियल कोड कहा गया। और सबसे पहली बार अगर किसने लागू किया था औद्योगिक अशांति को निपटाना है तो, विवाद को निपटाना है तो, मुंबई ने सरकार ने किया था। किसने किया था? मुंबई सरकार ने किया था। कब किया था? 1938 में 1938। ये कार्य हुआ था। फिर उसके बाद इसको BIR जो है BIR एक्ट 1946 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 1948, 1949, 1953, 1956 में संशोधन हुआ। BIR एक्ट को, मुंबई वाले एक्ट की बात मैं कर रहा हूं, है ना, ये 4 बार संशोधित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात या तत्पश्चात भारत ने अनेक समस्याओं का सामना किया, जैसे रहन सहन के स्तर की लागत में वृद्धि, अनिवार्य वस्तुओं की कमी, अधिक जनसंख्या में वृद्धि दर, भारी बेरोजगारी, बढ़ती उत्पाती औद्योगिक संबंध परिस्थितियां इत्यादि बहुत सारी ऐसी समस्याएं रही होंगी। उन पर जो है अंकुश लगाने की बात BIR एक्ट ने स्टार्ट कर दी। आधुनिक औद्योगिक समाज में औद्योगिक संबंध एक जटिल समस्या है। अब औद्योगिक संबंधों की समस्या का जो उग्र रूप आज हम देख रहे हैं, प्राचीन समय में वह इतना भयानक नहीं था। औद्योगिक संबंधों की समस्या निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन का परिणाम था। पहले तो उत्पादन का ही भाई, आप अगर सही चीजें उत्पाद करोगे तो जो उत्पाद करोगे उसकी आपकी सैलरी दे दी जाएगी, उसके आधार पे आपको वो सेल होगा। तो कुल टोटल ये कह दिया जाए कि निजीकरण था वो, समझ लीजिए एक प्रकार से। ये कहा नहीं गया ट्रेडिशनल तरीके से कि भाई निजीकरण है, लेकिन आप मतलब मान सकते हो कि निजीकरण था। कारण यही था, तभी तो ये कह रहे हैं कि पहले समस्या इतनी नहीं थी। निजीकरण हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी ना आएगी, है ना। तो जो जितना काम करेगा उसको उतनी वेतन रहेगी, उतने उसकी सैलरी रहेगी। तो उन्हीं चीजों पर ये जो है जिक्र था, थोड़ा सा बेसिक था। अब 1960 के बाद औद्योगिक संबंध और कार्मिक संबंध दोनों जो है उभर के सामने आए। तो फिर वहां पे नए नए चीजें निकल के आने शुरू हो गए। सामूहिक सौदेबाजी, पंच निर्णयन, अधिनिर्णयन, ठीक है, जांच, परीक्षण इत्यादि चीजें देखने को फिर बाद में मिली। तो औद्योगिक संबंध के कुछ लक्षण हैं, देख सकते हैं। जैसे औद्योगिक संबंध शून्य से उत्पन्न नहीं होते हैं, वरन मतलब बल्कि वे एक औद्योगिक ढांचे में रोजगार संबंधों से उभरते हैं। दो पक्षकारों की विद्मता के बिना श्रम तथा प्रबंध उत्पन्न नहीं हो सकता है। या उद्योग ही होता है जो औद्योगिक संबंधों के लिए वातावरण का सृजन करता है। ये इसका एक लक्षण है, एक फीचर आप कह लीजिए, है ना। तो औद्योगिक संबंधों का टकराव और सहयोग दोनों जो है द्वारा स्पष्ट किया जाता है, या विपरीत संबंधों का आधार होता है। अतः औद्योगिक संबंधों को केंद्रित कर रहे पक्षकारों द्वारा तर्क दिए जाने वाले विकसित व्यवहार संबंध रुझान प्रक्रियाओं के अध्ययन पर रहता है, ताकि टकराव और तनाव को समाप्त किया जा सके और उनको कम से कम न्यूनतम तो किया ही जा सके। इस तरीके इसके अंतर्गत की गई।
उसके बाद क्योंकि श्रम और प्रबंध शून्य में काम नहीं करता, वरन यानी बल्कि एक व्यापक तंत्र के अंग में काम करता है। ठीक है, अतः औद्योगिक संबंधों का अध्ययन व्यापक वायुमंडलीय विषयों का भी समावेश होता है, जैसे कार्यस्थल की प्रौद्योगिकी, देश की या देश का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक वातावरण, देश की श्रम नीति, ट्रेड यूनियन का रुझान, श्रमिकों और सेवा योजकों की विचारधाराएं, ये चीज़ें जो है इसके अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। तो यह एक प्रकार का फीचर आप कह लीजिए, या इसके इसके लक्षण को आप यहाँ पे इस तरीके से दर्शा सकते हो। आसान है, इजी है, आप कर भी सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर देख सकते हैं आप, नेक्स्ट पॉइंट पर कहता है कि औद्योगिक संबंधों में श्रम प्रबंधन सहयोग के प्रति उपादेय परिस्थितियों तथा साथ ही साथ दोनों ही पक्षकार, मतलब दोनों पक्षकार कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो कर्मचारी हो जाएगा और एक कर्मकार हो जाएगा, है कि नहीं। तो उन वाहनी वाहनी मतलब एक वांछनीय का मतलब होता है पॉजिटिव, सकारात्मक सहयोग। ठीक है, सकारात्मक सहयोग भी आप बोल सकते हो, सकारात्मक सहयोग को उजागर करने के लिए अपेक्षित व्यवहारों तथा प्रविधियों का अध्ययन शामिल या औद्योगिक संबंध कानून नियम जो है नियमों विधानों समझौतों न्यायालयों के निर्णयों परंपराओं और रीतियों और साथ ही साथ श्रम और प्रबंध के बीच सहयोग को सामने लाने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्थित नीति ढांचे का अध्ययन करना। तो जब भी कोई मान लीजिए कानून बनाना, फिर नियम, फिर विधान, समझौता, न्यायालय का निर्णय, रीति, परंपरा के साथ ही साथ श्रम और प्रबंधन के बीच में सहयोग सामने लाने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्थित एक नीति तैयार की गई। और इसके अतिरिक्त यह जो है श्रम प्रबंध संगठनों को नियंत्रण में प्रशासकीय और न्यायिक के व्यवधान पैटर्नों की एक गहन समीक्षा भी करती है, मतलब एक गहन मूल्यांकन के भी पैटर्न लागू होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए औद्योगिक संबंधों के कुछ उद्देश्य भी रहे। देखिए उद्देश्य तो बड़ा सिंपल है, जैसे औद्योगिक विवादों को रोकथाम करना ताकि अधिक उत्पादन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, ये उसका उद्देश्य था। श्रमिक और नियोक्ता दोनों के हितों की रक्षा किया जा सके, ये था उसका उद्देश्य श्रमिक औद्योगिक संबंध का। इसके लिए अगर हम बात करें तो दोनों पक्षों में एक दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति समझ और आदर भाव उत्पन्न हो सके, पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए अधिकतम रोजगार और अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य हासिल हो सके, है ना। सिविल सोसाइटी का अंग बनाना था भाई किसको, श्रमिकों को, ताकि उनका जो व्यवहार है वो तर्क आधारित और राष्ट्रीय लक्ष्यों की अनुरूप हो सके। इस तरीके की बातें होने लगी। तो औद्योगिक संबंधों का मूल उद्देश्य जो था वो श्रमिकों एवं प्रबंधकों के मध्य अच्छे संबंध स्थापित करने से था। जैसे कि आप यहाँ पे कह सकते हो औद्योगिक शांति की स्थापना करना, श्रमिकों एवं प्रबंधों के हितों की रक्षा करना, औद्योगिक विवादों की रोकथाम करना, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करके अधिकतम रोजगार प्राप्त करना, है ना। समझ रहे हो, ये बातें थी इसके अंदर, जी सर। ये चीजें इसके अंतर्गत शामिल थी। देखिए और भी है, श्रम बदली और अनुपस्थिति में कमी करना, है ना, और उचित मजदूरी एवं अच्छी कार्यदशा प्रदान करके हड़ताल, तालाबंदी, घेराव आदि को कम करना, श्रमिकों के आर्थिक सामाजिक हितों की रक्षा करना, ये सब इसके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है। सार्वजनिक हितों की दृष्टि से घाटे में चल रहे एवं रुग्ण उद्योगों पर राजकीय नियंत्रण स्थापित करना, सार्वजनिक हितों में उद्योगों की राष्ट्रीयकरण एवं सामाजिकरण करना, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में उच्च उत्पादकता के माध्यम से योगदान देना, इस तरीके की भूमिका इसके अंतर्गत देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, कल हम लोग बात करते हैं इसके औद्योगिक संबंधों के सिद्धांत पर। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग ये जिक्र करेंगे। जी सर, सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। शाम की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें मैं आप लोगों को लिंक दूंगा, थोड़ा सा आपके इस पॉइंट को रिलेट कराता है, तो प्लीज़ आप लोग भी 7 to 8 वाली क्लास को ज्वाइन करिएगा।
काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, वो भी आपको मदद मिलेगा थोड़ा सा सीखने में आपको, है ना? ठीक है। ओके सर।